नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत पांडे आपको फिर से एक बार बायोलॉजी के इस सेशन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम मानव शरीर के तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे और जिसमें हमारा पहला टॉपिक था पाचन तंत्र। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोगों ने पाचन तंत्र के दो भागों को देखा था। एक भाग था आहार नल और दूसरा संबंध पाचन ग्रंथियाँ। और इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आहार नल है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी और इसमें मुख गुहा बकल कैविटी का चर्चा हो चुका था। आज के इस सेशन में हम और भी जो आहार नल के प्रमुख भाग हैं, जैसे कि ग्रास नली, अमाशय, आंत, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट ग्रास नली, जिसको किया जाए। ओसोफेगस बोला जाता है। मुख्य गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार, जिसको गुल्लट कहते हैं, के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। दूसरा जो है कहाँ पे पहुंचता है, मुख्य गुहा में से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली कैसा होता है, तो एक लंबी नली होती है जो अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। अमाशय में खुलता है, मतलब अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। जो ग्रास नली है वो अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी दीवार पेशीय तथा संकुचनशील होती है। इसका दीवार जो होता है ग्रास नली का, वो कैसा होता है, पेशीय तथा संकुचनशील होता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंत की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिससे क्रमाकुंचन, प्रेस्ट्रियोटोलिसिस कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन जो है क्या होता है कि जैसे ये ग्रास नली है, यहाँ पे भोजन पहुंचा तो ये क्या होगा कि इधर वाला सिकुड़ेगा और इधर वाला आगे इसे फैल जाएगा। जिससे क्या होगा कि सिकुड़ेगा तो दब के ही क्या होगा, ये भोजन को आगे ढकेलेगा, आगे धक्का देगा तो भोजन आगे बढ़ेगा। फिर इसके पीछे वाला भाग होगा वो सिकुड़ जाएगा और इसके आगे वाला भाग क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। सिकुड़ने से भोजन फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ऐसे ही कर करके वो आगे बढ़ते जाता है और अमाशय में पहुंच जाता है। और इसी को सिकुड़ना और फैलना और भोजन को आगे बढ़ना क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन कहलाता है। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है और ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है ग्रास नली में। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है। इसके बाद है अमाशय। तो अमाशय में भोजन पहुंचता है तो वहां पे क्या क्या क्रिया होता है उसके बारे में देखना है। तो अमाशय उदर गुहा एब्डोमेनल कैविटी में बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय जो है उदर गुहा एब्डोमेनल कैविटी जहाँ पे भी है उसके बाईं ओर स्थित होता है क्या, अमाशय। यह द्विपालिका थैली है। कैसा थैली है, द्विपालिका बाइलोबेड सेक है। ये द्विपालिका थैली जैसी रचना है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। 30 सेंटीमीटर होता है इसका लंबाई। अच्छा, अमाशय का अग्रभाग, अमाशय का जो अग्रभाग है उसको कार्डियक बोला जाता है। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। और पिछला भाग को कहा जाता है पाइलोरिक। क्या कहा जाता है, पाइलोरिक। कार्डियक तथा पाइलोरिक के बीच का भाग कहलाता है पुंडिक। क्या कहलाता है, पुंडिक। आगे वाला भाग अमाशय का कार्डियक कहलाता है, पीछे वाला भाग फाइलोरिक कहलाता है। और बीच वाला भाग जो है, जो कार्डियक और फाइलोरिक के बीच में होता है, उसको कहा जाता है पुंडिक। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय के भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। आहार नाल के अन्य भाग की तरह ही क्या होता है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर अमाशय की भीतरी दीवार पर भी होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। जगह जगह पे क्या होता है कि अंदर की ओर ही धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। और यही धंसा हुआ जो भाग होता है जगह जगह पे, उसी को क्या कहा जाता है, उसी से क्या होता है कि इन्हीं धंसे भागों से कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। ये ग्रंथियां जो है अमाशय में जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती है। और यही अमाशय ग्रंथि जो है, जठर ग्रंथि, वो क्या करता है, अमाशय में जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, उसका स्रावन करती है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अब जठर ग्रंथि जो है उसका कोशिका 3 प्रकार का होता है। पहला है श्लेष्मा कोशिका, जिसको म्यूकोस सेल कहते हैं। दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, जिसको पेरिएटल और ऑक्सिनेटिक ऑक्सिंटिक सेल कहा जाता है। और तीसरा है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। मुख्य
या जाइमोजिन कोशिकाएं, जिसको चिप और जाइमोजिन सेल्स कहा जाता है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्रावन का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जठर रस कहलाता है। इन तीनों कोशिकाओं के जब स्राव होता है, तीनों कोशिकाओं से एंजाइमों का जब स्राव होता है, तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सलेस्मा, या इसी को सलेस्मा को ही म्यूकस बोला जाता है, या तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। अब इस जठर रस में क्या क्या चीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सलेस्मा जिसको म्यूकस बोला जाता है ये होता है, और तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पाया जाता है जठर रस में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किससे होता है? अम्लजन कोशिकाओं, ऑक्सेंटिक सेल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेरिसनोजेन की सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि निष्क्रिय पेरिसनोजेन जो एंजाइम है उसको क्या करता है? उससे सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम उसको क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? निष्क्रिय पेरिसनोजेंस को क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करने से पेप्टोन में बदल जाता है। पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य जब करता है तो वो क्या होता है कि पेप्टोन्स में बदल जाता है। पेप्सिन किस चीज में बदलता है? पेप्टोन्स में, जब भोजन के प्रोटीन पर कार्य होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जब भी भोजन के साथ या किसी भी प्रकार के साथ छोटे मोटे जीवाणु अगर चले जाते हैं तो उनका नाश करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तथा भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। भोजन के साथ जो भी जीवाणु आया है उसको मारने का काम करता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस जिसको सलेस्मा भी बोला जाता है, इसका स्राव होता है सलेस्मा कोशिकाओं यानी म्यूकस कोशिकाओं से। म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। म्यूकस का काम क्या है? तो अमाशय का जो दीवार है उसको बचाने का काम करता है। अमाशय का दीवार या जठर ग्रंथियों को क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित कौन रखता है? अमाशय की दीवार और जठर ग्रंथि को म्यूकस। काइम अमाशय के पाइलोरिक के छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। काइम जो है वो क्या होता है? अमाशय के पाइरोलिक छिद्र से, अमाशय का जो पाइरोलिक छिद्र है उससे क्या होता है? छोटी आंत में पहुंचता है। इसके बाद है आंत। मनुष्य के संपूर्ण आंत को दो भाग में विभाजित किया गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में क्या क्या चीज है? तो इसका प्रारंभिक भाग जो है अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ा हुआ है। ये पूछा जाता है कि यू आकार में प्रारंभिक भाग किस आंत का मुड़ा हुआ है? तो छोटी आंत का। ग्रहणी या जिसको पक्वाशय भी बोला जाता है, ड्यूड्रम कहलाता है। जो यू आकार में मुड़ा हुआ भाग है, इसका प्रारंभिक भाग जो अंग्रेजी के यू आकार की तरह मुड़ा रहता है, क्या कहलाता है? ग्रहणी या पक्वाशय कहलाता है, ड्यूड्रम। ग्रहणी की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग इलियम का होता है। जो इस बच गया 30 सेंटीमीटर लंबाई वो इलियम कहलाता है। मतलब ग्रहणी जिसको पक्वाशय कहते हैं वो शुरू का भाग होता है छोटी आंत का, और लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है? इलियम। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है जिन्हें आंत्र रसांकुर इंटेस्टाइनल विलाई कहते हैं। आंत्र के दीवार पर क्या होता है कि भीतरी सतह पर उंगली के समान रचना होता है। ऐसा उंगली के जैसा रचना होता है जिसको क्या कहा जाता है? आंत्र रसांकुर इंस्टेंटेनियल विलाई। ये रसांकुर आंत्र की दीवार के अवशोषक सतह को बढ़ाते हैं। आंत्र में जो अवशोषण शक्ति होता है उसको बढ़ाने का काम किसका है? रसांकुर का। ग्रहणी तथा अमाशय से मोड़ के मध्य अग्न्याशय पाया जाता है। ग्रहणी तथा अमाशय के मोड़ के मध्य क्या पाया जाता है? अग्न्याशय पाया जाता है। ग्रहणी और अमाशय के जहां पे मोड़ होता है उसी के बीच क्या पाया जाता है? अग्न्याशय पाया जाता है। पीत वाहिनी जिसको पाइल डक्ट बोला जाता है तथा अग्न्याशय वाहिनी जिसको पैंक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है मिलकर एक सामान्य वाहिनी कॉमन डक्ट का निर्माण करती है। पीत वाहिनी तथा अग्न्याशय वाहिनी मिलकर एक सामान्य वाहिनी का निर्माण करती है। यह सामान्य वाहिनी ग्रहणी में खुलती है। ये जो सामान्य वाहिनी है वो कहाँ पे खुलती है? ग्रहणी में खुलती है, जो कि छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है, जो कि यू अक्षर की तरह मुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत पीछे की ओर
बड़ी आंत में खुलती है। और छोटी आंत कहाँ किससे जुड़ी हुई रहती है? पीछे की ओर बड़ी आंत से। छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायता करती है, भोजन को पचाने में सहायता करती है तथा बचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। और बचा हुआ जो भोजन है उसको अवशोषण करता है किसके मदद से? वही इंस्टेंटेनियल विलाई की मदद से, आंत्र रसांकों के मदद से। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जितना भी आहार नाल में भाग है उसमें सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। और भोजन का जो पचने का क्रिया है शुरू होता है मुख से और अंत होता है, मतलब पूर्णतः पच जाता है कहाँ पे? छोटी आंत में। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य में इसका लंबाई कितना होता है? 6 मीटर छोटी आंत का, और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद है बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत जो है आहार नाल का इसका अगला भाग बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। बड़ी आंत भी 2 भागों में विभाजित होता है। जिस तरह से छोटी आंत 2 भाग में विभाजित था, ग्रहणी और इलियम में, उसी तरह से बड़ी आंत भी 2 भाग में विभाजित होता है। ये भाग, पहला भाग क्या कहलाता है? कोलोन, और दूसरा भाग मलाशय, रेक्टम। क्लोम और रेक्टम, मलाशय। छोटी आंत तथा बड़ी आंत की जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जो सिक्कम कहलाता है। छोटी और आंत और बड़ी आंत जहां पर जुड़ा हुआ रहता है वहां पर एक और छोटा सा नली होता है जिसको कहा जाता है सिक्कम। सिक्कम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद रहता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। और इसी सिकम के शीर्ष पर, मतलब ऊपर में, इसी सिकम के ऊपर में एक उंगली जैसा रचना होता है जिसका जो सिरा होता है वो बंद होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहा जाता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। यह एक अवशेषी अंग होता है। यह एक ऐसा अंग है, अवशेषी अंग है। पूछा जाएगा कि अवशेषी, इनमें से अवशेषी अंग कौन है? तो अपेंडिक्स को हम कहेंगे कि यह अवशेषी अंग है। कोलोन 3 भागों में विभाजित होता है। अब जो बड़ी आंत का पहला भाग है कोलोन, वो उसका भी 3 भाग होता है। पहला ऊपरीगामी कोलोन जिसको एसेंडिंग कोलोन कहा जाता है। दूसरा अनुप्रस्थ कोलोन जिसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। और तीसरा है अधोगामी कोलोन जिसको डिसेंडिंग कोलोन कहा जाता है। तो अधोगामी जो कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन, मलाशय में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। ये क्या होता है कि अधोगामी कोलोन वो मलाशय से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि अंत में मलाशय के एनस के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अधोगामी कोलोन। इलियम एवं कोलोन के जोड़ पर एक वाल्व का अंतिम वाला भाग, दूसरा भाग इलियम, और कोलोन बड़ी आंत का पहला भाग, मतलब छोटी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ये है हमारा इलियम, और इससे जुड़ा हुआ रहता है बड़ी आंत का कोलोन जुड़ा हुआ रहता है। और इसके जोड़ पे क्या होता है? इसके जोड़ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? इलियोसिकल वाल्व। इस वाल्व को कहा जाता है इलियोसिकल वाल्व, जो इसका काम क्या है? तो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। ऐसा न कि भोजन पचने के बाद छोटी आंत में फिर से चला जाए। इससे रोकने का काम कौन करता है? यही वाल्व करता है काम, जो कि इलियम और कोलोन के बीच में, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे जुड़ता है वहां पे स्थित होता है। दोस्तों, आज के इस सेशन में पाचन तंत्र का एक भाग आहार नाल के रूप में हमारा समाप्त हुआ, और दूसरा भाग है संबद्ध पाचन ग्रंथियाँ, जिसके बारे में हम कल के सेशन में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब